हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी कि 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया। मुझे एहसास होता है कि काफ़ी सारे लोग मेरी न्यूज़ को या मेरे जो अपडेट्स होते हैं उनको सुनना चाहते हैं डेली बेसिस पे। बट कई बार क्या होता है ज़िंदगी के अंदर ऐसे रूटीन बन नहीं पाता है। कुछ चीज़ें रहती हैं बट ये 3 दिन तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। 1 आध दिन का समझ में आता है। बट एक्सट्रीमली सॉरी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। I'll try to maintain that consistency on daily basis. So ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि आपको जनरली मैं पॉजिटिव न्यूज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ में वर्ड ऑफ कॉशन भी ज़रूरी होता है क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ना एक्सुबरेंस बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आ जाती है लोगों में। एकदम यू नो जो नैरेटिव्स होते हैं, वो पूरी मार्केट के अंदर लोग इतना पॉजिटिव बोलने लगते हैं, बट हर पॉजिटिविटी के अंदर एक वर्ड ऑफ कॉशन भी होता है। और वही इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ-साथ अ वर्ड ऑफ कॉशन आल्सो, सो दैट आपकी जो ये एक्सुबरेंस है, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश रहती है। राइट, तो चीज़ों को शेयर करते हैं। सबसे पहले एसबीएफ से शुरू करते हैं। एसबीएफ इज़ गोइंग टू प्रिज़न फॉर 25 इयर्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इससे कुछ लर्निंग्स भी हैं, ठीक है? सैम बैnkman-फ्रिड ने इस इंडस्ट्री में कितनी तेज़ी से वो ग्रो किया। ग्रो करना बुरी चीज़ नहीं थी, इंटेंट उसकी गलत थी, राइट? ग्रो सीज़ी भी किया, अगर हम देखो तो सीज़ी ने भी ग्रो किया। लेकिन दोनों की अगर आप ग्रोथ के अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे, तो एक इंटेंट आपको दिखती है क्लियर कि एक आदमी की इंटेंशन थी रग पुल करने की, और एक आदमी ग्रो किया और उसने ग्रो करते वक़्त कंप्लायंस की कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसका रग करने का नहीं था। क्योंकि एक भी यूज़र ये नहीं कह सकता आज की डेट में कि सीज़ी ने उसके साथ कोई किसी तरीके का फ्रॉड किया, या उसके फंड्स वो खा गया, या पंप एंड डंप उसने कर दिया, या उसके उसके फंड्स गायब हो गए। मतलब इस तरह की कोई आज तक आप कोई क्लेम नहीं देखते हो, राइट? ओवरऑल वो ग्रो किया, उसने ग्रो करने में जो सीज़ी ने कंप्लायंस को जो दरकिनार किया, उसकी डेफ़िनेटली वो सज़ा आज सह रहा है। आप देख सकते हो कब से वो यूएस के अंदर है, उसका पासपोर्ट रख लिया गया है, और उसकी सज़ा बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एसपीएफ की जो क्लियर इंटेंट थी, डे 1 से इसका काम, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों के साथ फ्रॉड करना। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात और सबक क्या है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देते हैं। वो वहाँ इनवाइट करते हैं कि भई आप ग्रो करो, हम आपको नहीं रोक रहे ग्रो करने से। अब जब वो इतना ज़्यादा लोगों को वो एक जिसे कहते हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्री मानी जाती है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अब जब ऐसी खबरें आती हैं कि 25 साल की सज़ा, मतलब इक्विवेलेंट टू कि अगर कि जो उसने मर्डर कर दिया हो, या उसने 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया हो, या यू नो अ, इतनी बड़ी जो सज़ा जब सामने आती है, तो ये वहाँ लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर किसी के दिमाग में ज़रा-सा भी डाउट होता है कि भैया फ्रॉड कर लेता हूँ, तो वो सोचेगा 10 बारी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई इतनी बड़ी संस्था फ्रॉड करती है, तो बहुत सारे लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ होता है। कई लोग थे जिन्होंने सुसाइड भी किया, कई लोग हैं जिन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया होगा कि वो सैम बैnkman-फ्रिड की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का करोड़ों, लाखों उनकी उनकी गाड़ी कमाई गई होगी, और कई लोग डिप्रेशन में गए होंगे। उस चीज़ की क्या वैल्यू? उसकी कॉस्ट क्या है? क्या ज़रूरी है हर बंदा सामने आके उसने रिपोर्ट किया होगा? कई लोग, कई परिवार बर्बाद हुए हैं, जो सैम बैnkman-फ्रिड की वजह से। और सबसे जो लर्निंग वाली बात है, खासकर इंडिया के लिए भी और जो देशों के लिए, कि जब कोई आदमी बड़ा फ्रॉड करे, जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए उसे। आप देखो कि ये उसने फ्रॉड किया था करीब 2021 के आसपास, और 2021 से आज हम 3 साल के अंदर केस के अंदर, जबकि उसने पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाए थे, उसने दुनिया के बेस्ट लॉयर्स को हायर किया, अपना केस लड़ा, लेकिन 3 साल के अंदर केस का आउटकम आया, 25 साल की सज़ा हुई, और कहीं न कहीं जो लोगों के जो पैसे थे, वो भी एक्सचेंज ने वापस करने का निर्णय लिया है, राइट? इससे ये साबित होता है कि जल्दी अगर हम केस को सॉल्व करेंगे, और कोई भी आदमी लोगों के पैसों से खिलवाड़ करने से पहले सोचेगा, जब उसको पता है कि पूरी ज़िंदगी का 1 क्वार्टर, अगर कोई आदमी 100 साल एक ले लेते हैं, 100 साल कोई जीता नहीं है, लेकिन यार 70 साल की अगर उम्र लिखी है आदमी की, 80 साल में से 25 साल वो जेल में बिताएगा,
तो ये बहुत बड़ा सिग्नल जाता है वहाँ की एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैंने इस टॉपिक पे इतना समय क्यों ले लिया? इसलिए कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ फ्रॉड करती हैं। हमने इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ को फ्रॉड करते देखा, लेकिन सज़ा का क्या हुआ? क्या आज तक आपने कभी सुना है कि 25 साल की सज़ा हुई है किसी को फाइनेंशियल फ्रॉड करने पे? ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो एक बहुत बड़ा सबक है, जिसको हमें भी एम्ब्रेस करना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, है ना? तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि यार जो इथेरियम का ईटीएफ है, राइट? इस पे ये वीडियो आप जाके मेरे हैंडल पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये इस बेसिकली इसमें होस्ट ने पूछा कि एसईसी इथेरियम को सिक्योरिटी प्रूव करने में लगी है। लैरी फिंक से पूछा ब्लैक रॉक का जो सीईओ है कि एसईसी इथेरियम को सिक्योरिटी प्रूव करने में लगी है। अगर इथेरियम सिक्योरिटी प्रूव हो जाता है, तो वो बिटकॉइन की तरह नहीं रहेगा। अब जैसे बिटकॉइन तो एज़ अ कमोडिटी की तरह देखा जाता है। इथेरियम एज़ अ कमोडिटी की श्रेणी में नहीं आएगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? तो लैरी फिंक का ये कहना है कि इवन इफ इथेरियम इज़ प्रूव्ड टू बी अ सिक्योरिटी इट डज़न्ट मैटर, इथेरियम का ईटीएफ विल स्टिल बी कमिंग, राइट? तो ही विल स्टिल बी अप्लाइंग फॉर इथेरियम स्पॉट ईटीएफ, चाहे इथेरियम सिक्योरिटी प्रूव हो जाए। ये बड़ी स्टेटमेंट है। क्यों? देखिए, अगर इथेरियम का सिक्योरिटी अगर प्रूव हो जाता है, एसईसी प्रूव कर देता है, तो लैरी फिंक को कहीं न कहीं ये हिंट है कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, चांसेस हाई हो सकते हैं। अगर ये चांसेस हाई हुए, तो क्या हम स्पॉट ईटीएफ लाएँगे? लैरी फिंक ने फ्यूचर की तैयारी कर रखी है और कहीं न कहीं एसईसी, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला था, पूरी जान लगा देगा इथेरियम को सिक्योरिटी प्रूव करने में। और एक बारी अगर इथेरियम सिक्योरिटी प्रूफ हो गया, तो इथेरियम के ऊपर जितनी भी डैप्स हैं वो ऑटोमैटिकली सब सिक्योरिटी प्रूव हो जाएँगी। सिक्योरिटी प्रूव होते ही ये इम्पोर्टेंट था कि लैरी फिंक का क्या कहना है। अगर लैरी फिंक इथेरियम के सिक्योरिटी होने के बावजूद इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ लाएगा, लाज़मी सी बात है, जो बाकी जो एंटिटीज़ हैं, जो बिटवाइज़ है, आर्क इन्वेस्ट है, आपका फिडेलिटी है, ये भी इथेरियम का ईटीएफ लाएँगे बशर्ते कि चाहे वो सिक्योरिटी प्रूव हो जाए। तो ये आज यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है? ब्लैक रॉक ने यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया। ये हेडलाइन थी कि ब्लैक रॉक के लैरी फिंक सेज दैट ईथर ईटीएफ इज़ पॉसिबल इवन इफ ईथ इज़ अ सिक्योरिटी। तो कुछ कुछ तो है जो लैरी फिंक को पता है। तो लैरी फिंक को लगता है कि एसईसी पूरी जान लगा देगा इथेरियम को सिक्योरिटी प्रूव करने में, और अगर ऐसा हुआ फिर भी वो स्पॉट ईटीएफ लेके आएगा। यही कारण है कि काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है? लैरी फिंक का ये भी मानना है कि बिट इसी उसमें उन्होंने बोला कि ही इज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिटेल इंटरेस्ट इन देयर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, हाइलाइटिंग अ बुलिश आउटलुक ऑन बिटकॉइन्स फ्यूचर। तो ही इज़ वेरी बुलिश, ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड कि जिस हिसाब से यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट है दैट ही सेड दैट ही वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एट द रिटेल्स रिस्पॉन्स। और एक और चीज़ उन्होंने बोली कि ही इज़ वेरी बुलिश ऑन द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ बिटकॉइन। लैरी फिंक का कहना है कि इथे जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है ब्लैक रॉक का, इट इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ ईटीएफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ्स एवर। सो ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, ठीक है? उसके बाद आपने सुना होगा पीछे कुकॉइन पे क्रैकडाउन हुआ। फिर से जैसे सीज़ी के पीछे यूएस ने क्रैकडाउन किया था, ऐसे ही अब कुकॉइन के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक ट्वीट किया कि देखिए, यूएस इज़ आफ्टर बाइनेंस, यूएस इज़ आफ्टर ट्रॉन, यूएस इज़ आफ्टर टेदर, यूएस इज़ आफ्टर कुकॉइन नाउ, and it should not be a surprise. USA has always tried to finish something that has tried to be bigger than USA native companies. अमेरिका की एक हिस्ट्री ये रही है कि जैसे ही उसको लगता है कि कोई कंपनी उसको, जैसे Huawei था टेलीकॉम में, जिसमें आपका सैमसंग है, एप्पल वर्सेस सैमसंग की लड़ाई में, जिसमें कोई भी ऐसी कंपनी जो उनकी नेटिव कंपनी से बड़ी होने लगती है,
वो उसको फिनिश करने का तरीका अपनाते हैं। फिनिश नहीं कर पाते तो एटलीस्ट अमेरिका में उसकी एंट्री बैन कर देते हैं। बाइनेंस इसका जीता जी इसका सबूत है। आपका कुकॉइन है, इसके पास बायबिट भी होगा, इसके बाद बिटगेट भी होगा। कोई भी ऐसी एक्सचेंज जो बड़ी होना चाहेगी साइज़ में, अमेरिका की एक्सचेंज से बड़ी होना चाहेगी और अमेरिकन्स को अगर सर्व करना चाहेगी तो वो पॉसिबल नहीं है। अमेरिकन्स को सिर्फ़ अमेरिकन एंटिटीज़ और दुनिया में अगर कोई एंटिटी हो सकती है तो हमें ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो है ये डार्क साइड है कि वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहती है अपनी कंपनीज़ के द्वारा। और हमने ब्लैक रॉक को भी देखा। देखिए ब्लैक रॉक भी इतनी बड़ी जो एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है कि जो कि दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी कंट्रीज़ को मिला के भी उनकी जीडीपी उसको क्रॉस नहीं कर सकती ब्लैक रॉक को। ब्लैक रॉक अपने आप में एक कंट्री है। मतलब ब्लैक रॉक वेल्थ के मामले में अगर कंट्री होती, लैरी फिंक का कंट्री होता, तो वो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी कंट्री होती, दूसरी सबसे वेल्दी अ, कंट्री होती। इतना डोमिनेंस है अमेरिका का अमेरिकन कंट्रीज़ का, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ को आप इस पर्सपेक्टिव से मत देखा करें कि उसके पीछे के रीज़न्स को भी देखा करें कि ये क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है? और इसके अंदर जब ये लॉ सूट फाइल किया है, तो सीएफटीसी ने उस लॉ सूट के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम को और लाइटकॉइन को एज़ अ कमोडिटी बोला है। अब सीएफटीसी कन्विंस्ड है कि भई बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन तो कमोडिटी लेकिन एसईसी कन्विंस्ड नहीं है। तो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर सेबी ही सिक्योरिटीज़ देखता है और सेबी ही कमोडिटीज़ का भी रेगुलेटर है। लेकिन यूएस के अंदर दोनों रेगुलेटर अलग-अलग हैं। कमोडिटीज़ का सीएफटीसी है और सिक्योरिटीज़ का एसईसी है और दोनों के बीच में ये बहुत बड़ी लड़ाई है कि एसईसी कहता है सिर्फ बिटकॉइन हैज़ पास्ड एज़ कमोडिटी बाकी सब सिक्योरिटीज़ हैं। सीएफटीसी कहता है नहीं लाइटकॉइन भी बिटकॉइन का फ़ोर्क है। लाइटकॉइन भी एक कमोडिटी है और इथेरियम भी कमोडिटी है अलोंग विद बिटकॉइन। तो ये वहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्वीट है मैट होगन का। मैट होगन कौन है? ये सीआईओ है बिटवाइज़ के। तो बिटवाइज़ क्या है? बिटवाइज़ का आपने देखा है कि बिटवाइज़ का एक ईटीएफ है। इनका ये कहना है, इन्होंने बहुत अच्छा इसमें लिखा है, इन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी सॉलिड लिखी है। इन्होंने बोला है कि देखो ये 60,000, 70,000, 65,000 ये 8-10 हज़ार का फ्लक्चुएशन होता रहेगा बिटकॉइन में। लॉन्ग टर्म व्यू रखो। इनका ये कहना है कि कई सालों तक बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल मनी आती रहेगी, ये क्लियर है। इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अभी जो इंस्टीट्यूशंस एंटर भी नहीं किए हैं, इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ के थ्रू ही एंट्री लेंगे और कई सालों तक जैसे गोल्ड के अंदर 7 सालों तक जब गोल्ड का ईटीएफ बना, तो 7 सालों तक पैसा फ्लो इन होता रहा, बिटकॉइन में कम समय में बहुत पैसा आएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने उनकी ये कहना है कि जितने भी एडवाइजर्स हैं, ये देखो, ही सेड दैट आई मेट फाइनेंशियल एडवाइजर हु हैव ऑलरेडी एलोकेटेड 3%। ही इज सेइंग कि 3% इज द न्यू 1%। जितने भी एडवाइजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को, एचएनआईज को, इंस्टीट्यूशंस को ये कह रहे हैं कि हम 3% का एलोकेशन ले सकते हैं, नॉट 1%। पहले वो 1% से कंफर्टेबल होते थे, अब वो 3% कहने लगे। दूसरी चीज ये है कि इतना आसान नहीं होता है एचएनआईज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो एकदम इसके अंदर एंट्री ले लें। कुछ उनको ड्यू डिलिजेंस क्लियर करनी होती है, कुछ उनको चीज़ें क्लियर करनी होती हैं फ्रॉम द कंप्लायंस साइड बिफोर एंटरिंग इनटू अ स्पेकुलेटिव एसेट क्लास। वो जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं जो इसके अंदर एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। प्लस जो बिटकॉइन का जो ये हाल्विंग का इवेंट आ रहा है और आगे जो डेवलपमेंट्स है उसको देखते हुए जो ये सीईओ हैं बिटवाइज़ के सीआईओ हैं, इनका कहना है कि आने वाले टाइम में जो कई सालों तक ये जो आप इन्फ्लो देख रहे हो, ये टेम्परेरी नहीं है। ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है कि ब्लैक रॉक या ईटीएफ्स के अंदर जो पैसा आ रहा है, ये कंटिन्यूअसली आता रहेगा कई सालों तक, इनका ये कहना है। राइट? इनका ये भी कहना है कि एक जगह इन्होंने ये भी बोला है अपने इसमें कि अ 1% एलोकेशन अक्रॉस द बोर्ड मीन्स 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है इस बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में एंटर होगा। व्हिच इज़ व्हाई ही इज सेइंग 1% बिकॉज़ इनका ये कहना है कि भई टोटल जो अ, एसेट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के पास ये जो टोटल जो इन्वेस्टेबल मनी है दैट इज़ क्लोज टू अ, यू नो आपका 100 ट्रिलियन
सॉरी 1900 ट्रिलियन के आसपास, 900 ट्रिलियन का करीब 1% ही इज सेइंग कि अगर इसमें एंट्री लेती है, तो आप 1 ट्रिलियन के आसपास की आप देख सकते हो। जबकि इनका ये कहना है कि 1% नहीं, ये 3% होगा, तो 3% मीन्स 3 ट्रिलियन कैन एंटर इनटू बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, राइट? उसके बाद एक्सचेंजेस पे से बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। अगर हम देखें पिछले यहाँ पे 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो है एक्सचेंजेस से बिटकॉइन मूव करके पर्सनल वॉलेट्स या हार्डवेयर वॉलेट्स में या सेल्फ कस्टडी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक्सचेंजेस से रिकॉर्ड तोड़ अगर बिटकॉइन मूव कर रहा है सेल्फ कस्टडी की तरफ, इसका मतलब लोग बेचना नहीं चाहते। और ये 2018 से पहली बार 2018 में, मतलब 6 साल बाद देखा गया इतने लो बैलेंसेस एक्सचेंज पे। क्लियर सिग्नल है कि पीपल आर स्टिल वेरी बुलिश अबाउट बिटकॉइन। और ये कॉइन बेस से, मतलब कल में 1,61,000 बिटकॉइन ने एक्सचेंज को छोड़ा, विच इज ऑब्वियसली अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। और यूके के अंदर मीम कॉइन्स को प्रमोट करने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जेल जाएंगे। आपको क्या लगता है, अच्छी चीज है? ठीक है, तो ये देखिए समझना ज़रूरी है, एक दिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये भी रेगुलेट होंगे। आपके जितने फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं जो मीम कॉइन्स या स्मॉल कैप्स या टोकन्स शिल करते हैं आपको, छोटे-मोटे जिसमें शायद वो पहले खुद इन्वेस्टेड रहते हैं, प्रोबेबली, राइट? या मीम कॉइन्स जिनका कोई बेस नहीं है, दे कुड बी इन ट्रबल ग्लोबली। अभी ये यूके में हुआ है, बट दिस कैन बी अ प्रेसिडेंस, और ये सब जगह फॉलो हो सकता है ये रूल, ठीक है? सो ये थे काफ़ी दिन बाद, 2-3 दिन बाद की कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबरें पसंद आई होगी। वादा है मेरा कि मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए, मिलके अच्छा लगा आपसे फिर से। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।